मैं प्रभाकर निराला और आप देख रहे हैं L24 न्यूज। मुजीब बालिका उच्च विद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह मनाई गई। संस्थापक स्वर्गीय कुमार कमला सिंह के मूर्ति का भी हुआ अनावरण। लोगों ने अनावरण किया है। रोज करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका यहाँ पधारने के लिए। मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मुजीब बालिका +2 विद्यालय में स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर स्वर्गीय कुमार कमला सिंह की मूर्ति का हुआ अनावरण। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री बिहार सरकार व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार, केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर विद्यालय के छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक विजय सिंह समेत अन्य शिक्षकों ने अतिथियों के समक्ष शिक्षा से जुड़ी अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखा। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक द्वारा लिखित पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान शिक्षक बहाली मोर्चा के अभ्यर्थियों ने, जिसमें विनीत कुमार, संदीप कुमार, रितेश कुमार द्वारा बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को जल्द पूरा करे 7वें चरण की बहाली शुरू करने की मांग की गई। स्थानीय पत्रकार सिद्धांत गुप्ता द्वारा अभ्यर्थियों की बातों को प्रमुखता से मंत्री विजय कुमार चौधरी तक पहुंचाया गया। तब शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव के बाद पुनः बहाली प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। प्रक्रिया बहाली की प्रक्रिया चल रही है। अभी पंचायत चुनाव आ गए हैं। हम इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगे हैं। जैसे ही परमिशन मिलेगा आगे की कार्रवाई हो जाएगी। खबर है मधेपुरा से, जहां सदर प्रखंड के गोसाई टोला वार्ड नंबर 4 के निवासी नीरज कुमार के 6 दिन के बच्चे की निजी क्लिनिक में मौत हो गई। जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि वो अपने बच्चे को मंगलवार को 10 बजे शहर के जयपाल पट्टी चौक स्थित निजी क्लिनिक में डॉक्टर L.K. लक्ष्मण के यहाँ भर्ती कराया था। वहीं डॉक्टर ने बताया था कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, जिस कारण बच्चे को निजी क्लिनिक में ही भर्ती कराना पड़ेगा। बुधवार की सुबह बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बताया कि इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। रात में एक बार भी डॉक्टर चेक करने नहीं आए और बच्चे की स्थिति क्या है इसको भी नहीं देखे। वहीं परिजन व स्थानीय लोगों ने जयपाल पट्टी के मुख्य सड़क को जाम कर दिया और डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उक्त घटना स्थल पर स्थानीय सदर थाना पुलिस के द्वारा जाम को हटाया गया। सर 10 बजे दिन में ये कल यहाँ पे बच्चा को जो है ना भर्ती करवाया गया था। अच्छा। शाम में ये लोग से मतलब जितना फीस सब चीज ले लिया। डॉक्टर इस सबको बोला क्या कि मतलब जॉन्डिस है, लेकिन रिपोर्ट नहीं दिया है। अच्छा। अभी तक। और सवेरे 6 बजे इन लोगों को बोला क्या, इससे मतलब बच्चा जो है ना डेट कर गया। अच्छा। और 6 बजे से लेके अभी तक डॉक्टर साहब को कॉल कर रहे हैं, उसका कंपाउंडर कॉल कर रहा है, नहीं आ रहा है। बच्चे को क्या हुआ था? डॉक्टर साहब के पास आए ना तो मतलब घर पे दूध नहीं पी रहा था, तो बोला क्या कि डॉक्टर साहब के पास आए तो डॉक्टर साहब ऐसे इन लोगों को बोला क्या कि इसे जॉन्डिस है। बच्चे को देख के जॉन्डिस बता। हाँ ठीक है। रिपोर्ट अभी तक तो नहीं दिया है। अच्छा। उसके बाद जब 6 बजे आए तो कॉल गया कि बच्चा डेट कर गया। उसके बाद तो बच्चा, अब डॉक्टर कितने बजे रात में देखने आए नहीं आए, उस सब के बाद तो बच्चा को देखने दिया नहीं गया। हम लोग, आप लोगों का क्या कहना है कि इलाज में लापरवाही हुई है? इलाज में लापरवाही नहीं हुई है। इलाज ही नहीं है, बच्चे का इलाज ही नहीं, क्योंकि कंपाउंडर हम लोग को बच्चे को देखने नहीं मिला। डॉक्टर का बोलना है कि सुबह में 10 बजे हम लोग भर्ती करवाए, बिना किसी टेस्ट का बोला गया बच्चे को जॉन्डिस है। अच्छा। हम लोग मान गए। लेबर मजदूर है, लेबर मजदूर है, काम वगैरह करते आए, इनको डर गए। 6 दिन का बच्चा है, उसको एडमिट करवा दिए बिना टेस्ट का। लक्ष्मण साहब बोल दिए कि जॉन्डिस है। ट्रीटमेंट चालू हो गया। शाम में 7 बजे इन लोगों से फोर्सफुली पेमेंट लिया गया 4800 रुपए। कितना लिया गया? 4800 रुपए। अच्छा, 48 पेमेंट लिया गया। इसके बाद जो है डॉक्टर साहब लास्ट टाइम आए 9 बजे। ये परिजन जो देखे उसको, लेकिन कंपाउंडर का कहना है कि 12 बजे आए 5 रात में डॉक्टर साहब, और 5 मिनट बाद वहाँ से चले गए 2 बच्चे को देखे। बच्चे का हालत 2 बजे बिगड़ा। कंपाउंडर डॉक्टर साहब को फोन किए, डॉक्टर पिक नहीं किया। कुछ दवाई किया। कंपाउंडर जो कि खुद 12th पास है, ये कंपाउंडर भी खुद हम लोग को बताया है, आप भी पूछ लीजिएगा। इसके बाद इलाज किया और डॉक्टर अभी तक आया ही नहीं है, यानी कि इलाज हुआ ही नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि लापरवाही हुआ? बिना इलाज के पैसे लेके मार दिया गया बच्चे को। कहाँ घर हुआ? गोसाई टोला मानिक। आप कौन है बच्चे की? हम दादी है। हाँ। अच्छा, कहाँ घर हुआ?
गोसाई टोल गोसाई टोल, वार्ड नंबर 4। क्या नाम हुआ आपका? सुमिया देवी। सुनिया देवी। हाँ। पति का नाम? धीरेन्द्र यादव। वीरेंद्र यादव। हाँ। अच्छा, बच्चा को ये डॉक्टर बताया कि जॉन्डिस है। हाँ, लेके अइले ने बच्चा पियर। और फिर दोबारा रात में बच्चा को चेकअप नहीं करने के लिए आए? नहीं कर। बॉर्डर इलाके के लोगों के लिए खुशी की खबर है। नेपाल और भारत का इंडो बॉर्डर अब शुरू हो गया है, खोल दिया गया है, जहां पैदल और दोपहिया वाहनों को मिली है अनुमति। लगभग 2 साल बाद मिली अनुमति से लोगों का कहना है कि नेपाल में हम लोगों का रिश्ता बेटी रोटी का है। हम लोगों को नेपाल जाने में आने में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कोरोना काल से ही नेपाल के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इंडिया के लोग नेपाल नहीं जा पा रहे थे, तो नेपाल के लोग इंडिया नहीं आ पा रहे थे। इससे हम लोगों का शादी विवाह में भी कठिनाइयाँ होने लगी। अब 4 पहिया वाहन भी अनुमति मिल जाए तो और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल 2 पहिया और पैदल यात्रियों को आने जाने की अनुमति है। खबर है पटना सिटी से, जहां नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना एवं माता शैलपुत्री की पूजन के साथ शारदीय नवरात्र शुरू हो गया। सभी देवी मंदिरों एवं पूजा स्थलों पर पंडालों में विधि विधान से पारंपरिक तरीके से माता का पूजा ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न किया जा रहा है। सभी शक्तिपीठ देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का उत्साह है। लोग लाइन में लगकर अपनी पाली आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय माता दी की गूंज के साथ पूरा वातावरण मातामय हो गया है। भगवती आ रही हैं, डोली पर जाएगी, विदा होगी हाथी पर, दोनों अशुभ है। इसलिए हम सभी लोगों को यही सलाह देते हैं कि ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुदान विदः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप करें, सबका कल्याण होगा। ये शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है पट के साथ। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वहीं पटना सिटी में शारदीय नवरात्र के आगमन होते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और विश्वास। कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री का पूजन सभी देवी मंदिर एवं पूजा पंडालों में शुरू हो चुका, तो इधर दूर दराज से आए दर्जनों साधु भद्र घाट पर आस्था की डुबकी लगाकर दंडवत करते हुए सभी साधु शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि नवरात्र शक्ति का रूप है। सभी श्रद्धालु अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन हम सभी साधु नवरात्र के 9 दिन सभी शक्तिपीठ का दर्शन दंडवत करते रहते हैं। माँ के प्रति विश्वास है हमको। माँ हर साल मतलब नवरात्रा में हम लोग करते हैं। बड़ी पटन देवी जाते हैं, वो गढ़ा पर भी जाते हैं, हर साल जाते हैं। नवरात्रा में भी, ई वाला में भी और चैत वाला में भी। मकसद क्या है आपका? मकसद है कि माँ के प्रति विश्वास है हमको, बस और कुछ नहीं है। माँ के साथ हम लगे हुए, हम लोग लगे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और माँ की यहाँ से गंगा जी का आरती होता है, यहाँ आरती करके हम लोग लेटते हुए माँ का दंड काटते हुए पटन देवी तक जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिले भर में पिछले 5 दिनों में हुई बारिश के कारण जल जमाव से हुई फसल क्षति का जिले के प्रभावित प्रखंडों का जायजा लेने पहुंचे। वे बंजरिया प्रखंड के सेमरा पंचायत, सुगोली प्रखंड के फुलवरिया एवं सुकुल पाकर पंचायत प्रखंड हरसिद्धि के पानापुर, रंजीता पंचायत प्रखंड अरेराज के नवादा पंचायत में ढाला मननपुर तटबंध का निरीक्षण, संग्रामपुर प्रखंड के दक्षिण बरियरिया पंचायत के सरिया प्रखंड के पश्चिम सरोतर पंचायत में धनगढ़ा टोला, प्रखंड कोटवा के बथनाहा पंचायत में जल जमाव का दौरा किए। भ्रमण के दौरान उन्होंने फसल क्षति का जायजा लिया एवं संबंधित पदाधिकारी को 2 दिनों के अंदर फसल क्षति का आकलन करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर में जो है यहाँ पे बारिश हुई थी, मोर देन 160 mm बारिश हुई थी, तो उसी के आकलन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। फसल क्षति का आकलन मेजरली हमको करना है। आप अगर देखेंगे तो ऑलरेडी जो है हमने एक सर्वे किया था, जो फेज़ 1 की जो बारिश हुई थी जून जुलाई, फेज़ 2 अगस्त में जो बारिश हुई थी जिससे बाढ़ भी आया था,
तो उसके बाद जो है आकलन जो हमने किया था लगभग 40,000 हेक्टेयर एरिया जो है पूर्वी चंपारण जिले का जो फैली लैंड परती लैंड हुआ, जो लोग सोइंग नहीं कर पाए, रोपनी नहीं कर पाए अति वृष्टि के अति वर्षापात के कारण और बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे लोगों की फसल क्षति हुई, वो भी लगभग 30,000 हेक्टेयर के करीब एरिया है। तो टोटल 40,000 हेक्टेयर हमारा एरिया था कि जहाँ पे ये फसल क्षति हमने रिपोर्ट की गई थी। उसमें गन्ना का भी लगभग 7,000 हेक्टेयर एरिया जो है फसल क्षति हुई है। तो अभी जो ये 160 mm बारिश हुई थी उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में यहाँ पे समीक्षा करने के लिए आए हैं। जस्ट एक विजुअल जो क्या चीज़ें हैं धरातल पे वो भी हमको देखना था, तो फिर से एक बार असेसमेंट हम करेंगे और नए एरिया जो है परती लैंड के हो या फसल क्षति के हो उसका हम समीक्षा यहाँ पे करने आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो बांध के इश्यूज है, जैसे सिकराना तटबंध में जो हमारा बांध नहीं है, कुछ एरिया में सुगौली में जहाँ हम खड़े हैं अभी सुकुल पाकड़ पंचायत के बगल में और उसके नॉर्थ में बेतिया साइड में भी, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो रही है उसको भी हम लोगों को रिपोर्ट करना है। तो इसी के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह जिला अधिकारी पूर्वी चंपारण के द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को तुरकोलिया प्रखंड में स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तृतीय चरण की मतदान संपन्न कराने हेतु सभी संबंधित मतदान कर्मीगणों के साथ ब्रीफिंग कार्यक्रम श्री राजाराम उच्च विद्यालय तुरकोलिया के प्रांगण में आयोजित किया गया। जहां ब्रीफिंग के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान के अवसर पर सभी संबंधित सेक्टर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति गंभीरता पूर्वक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पीसीसीपी डिस्पैच के उपरांत सभी ईवीएम एवं मत पेटिका गंतव्य मतदान केंद्र पर सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। पीसीसीपी के जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी है इनका यहाँ पे विशेष तौर पे पीसीसीपी के मजिस्ट्रेट का ब्रीफिंग हुआ है। सेक्टर जोनल और सुपर जोनल का भी तुरकोलिया में ब्रीफिंग दिया गया है। और कल जो है चुनाव है किस तरीके से शांतिपूर्ण हो, फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट, इस विषय पर जो है बेसिकली इनको बताया गया है। कुछ चीज़ें जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है, उनको जो है किस तरीके से क्लैरिटी देना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और शाम के समय में बारिश और जो अभी शाम में सूर्यास्त जल्दी हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, लाइट व्यवस्था वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसको बेहतर प्रबंधन के लिए यहाँ पे बताया गया है। डीएसपी साहब यहाँ पे है, एसडीओ साहब भी है और ऑब्जर्वर साहब भी यहाँ पे आ गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग के। तो अभी जो है मिलान करके ईवीएम से लेकर पीसीसीपी पार्टी जो है उसको पोलिंग पार्टीज को हैंड ओवर करेगी। खबर है पटना सिटी से, जहां चौक थाना क्षेत्र के चमडोरिया निवासी शीशा कारोबारी राजू जायसवाल की हत्या के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल छाया है। इसको लेकर व्यवसायी संघ, राजनीति एवं सामाजिक संगठनों और परिजनों ने मिलकर उनके याद में पटना सिटी के चमडोरिया इलाके से कैंडल मार्च निकाला, जो चमडोरिया मोड़ से प्रारंभ होते अशोक राजपथ के रास्ते शहीद भगत सिंह चौक पहुंचा, जहां लोगों ने कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 1 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी किए। वहीं परिजनों ने प्रशासन से हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग की। आक्रोशित व्यवसायियों ने चौक थाना के लापरवाह थानाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की। गौरतलब है कि बीते 30 सितंबर को अपराधियों ने ईंट, पत्थर और चाकू से गोदकर शीशा व्यवसायी राजू जायसवाल की हत्या कर दी, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रही है। 4 दिन शीशा व्यवसायी राजू जायसवाल की हत्या कर दी गई। सरकार ये पूछना चाहती है कि क्या राजू जायसवाल के शहीद होने की दुकान चलाते थे? क्या राजू जायसवाल जी या कोई भी व्यवसायी शहीद होने के लिए अपनी दुकान या व्यवसाय चलाता है? वो जिंदा रहना चाहते थे, एक बेटी के बाप के रूप में जिंदा रहना चाहते थे, अपनी पत्नी के पिता के रूप में जिंदा रहना चाहते थे, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहते थे, उसकी शादी करना चाहते थे। एक व्यवसायी वर्ग की इच्छा ये होती है, एक व्यवसायी वर्ग की इच्छा ये नहीं होती है कि उसे उसके ही दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी जाए और उसको शहीद का वो किया जाए। शहीद होना और मर्डर कर देना में बहुत बड़ा अंतर होता है और उनकी हत्या का जिम्मेवार आज की सरकार है। और आज जो व्यवस्था है, जिस तरह से अपराध बढ़ा है,
ये व्यवस्था और आज की सरकार एकमात्र उसका जिम्मेवार है। जब वो सुरक्षा नहीं दे सकती व्यवसायियों का या किसी का भी, व्यवसायी वर्ग चाहे वो किसी भी जाति से हो, अगर वो दुकान चलाते हैं लेकिन आज वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित कौन है आज बिहार में, मुझे बताएं। कोई बेटियां हमारी डर लगता है स्कूल भेजने में, कॉलेज भेजने में। और एक बच्ची का पिता जो डर अपनी बच्ची को छोड़ने स्कूल और कॉलेज तक जाता था, ट्यूशन तक जाता था, आज कौन बाप बच्ची को उंगली पकड़ करके देने जाएगा? कौन उनकी बच्ची की देखभाल करेगा? ये छोटी सी बच्ची कैसे जाएगी जहाँ इतना मतलब कोई सुरक्षित नहीं है हालात है। और जिस तरह से हम लोग नारा लगा रहे, अब तक सरकार ने किसको मुआवजे, लगातार 100-200 हत्याएं अब तक हो चुकी है व्यवसायी वर्ग की, किसको मुआवजा मिला है, किसको नौकरी मिली है? जो हम लोग नारे लगा तो रहे हैं, हम लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैंडल इसी तरह से मार्च निकाले जाएंगे और इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी और ये सरकार जब तक रहेगी ये घटना सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग रहे हैं, उम्मीद है, लेकिन हमें ये भी पता है साथी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले जो भी घटनाएं घटी है व्यवसायियों के साथ, आज तक एक मामला मुझे बताइए जिसमें किसी को कोई मुआवजा की राशि मिली हो? मुझे एक घटना आप बताइए जिसमें मुआवजा की राशि सरकार के द्वारा घोषित की गई हो। चुनाव जब होते हैं ना तो कई तरह के 50-50 लाख के मुआवजे की घोषणा हुई पिछले चुनाव में, इसके पिछले लोकसभा के चुनाव में जो शहीद हुए थे, लेकिन उसके बाद कितने शहीद हुए लेकिन कोई देखने तक नहीं गया, कोई पूछने तक नहीं गया। ये है सरकार आज की असली चेहरा। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, कोई पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं कह रहे, हम भी व्यवसायी की बेटी है और मेरे भी पिता की हत्या इसी तरह से। पटना सिटी आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट स्थित बाल सुधार गृह में 6 बाल कैदी जांच कराने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां से इलाज कराकर पुनः कोर्ट में पेशी और बाल सुधार गृह जाने के दौरान एक कैदी रस्सी सरकाकर फरार हो गया। बाल कैदी को फरार होते देख सुरक्षा कर्मी भी दौड़े, लेकिन कैदी भागने में सफल हो गया। कैदी भागने की सूचना मिलते ही कई थाना की पुलिस उस युवक को तलाश कर रही है। जानकारी के लिए बता दें, बाल कैदी चोरी केस में मोकामा से आया था, जिसकी जांच चल रही है। एक लड़का भाग रहा था यार, वो ऐसे काली चोर था, कहाँ दर्शना। क्या पुलिस थी उसके पीछे? और पीछे तो ये था। इधर देखिए, इधर देखिए। क्या पकड़ने की कोशिश किया था आप लोग? पकड़ने की कोशिश किया था। अच्छा, पकड़ा है क्या? न भाग गया। बिहार पुलिस में एक विशिष्ट इकाई है जो आर्थिक अपराध इकाई है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, और उसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों में ये दोनों प्रश्नों का उत्तर है। नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई में विशेष कोषांग बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, नशीले पदार्थों की रोकथाम कई आयामों पे की जाती है। उसमें एक इन्फोर्समेंट है जिसमें पुलिस को पावर है, स्थानीय पुलिस को पावर है, एक्साइज विभाग को भी उसमें शक्तियां मिली हुई हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को भी शक्ति मिली है। दूसरा उसका आयाम है अवेयरनेस का। जैसा आपने बोला कि बहुत सारे बच्चे या इस तरह के लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उनसे रोकने के लिए जैसा आपको पता है हर साल नशा मुक्ति अभियान के गिरावट हुई है, बल्कि पुलिस के द्वारा बहुत सारे मामलों का उद्भेदन भी किया गया है। रात्रि गश्ती, इवनिंग पेट्रोलिंग, मॉर्निंग पेट्रोलिंग, जो भी हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, पुलिस हर तरह के कामों में व्यस्त है, जहाँ एक और कोविड गाइडलाइन का पालन कराना, मास्क की चेकिंग, उसके अलावा वाहनों की चेकिंग, और अभी तो पंचायत चुनाव चल रहा है तो जगह जगह हम लोगों की व्यवस्था चाक चौबंद है और अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, वारंट का निष्पादन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कोई स्पेसिफिक जानकारी आम जनता से किसी भी स्तर पर हो तो हम लोग उसको वेलकम करते हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी मैं आपको केवल सूचना दे रहा हूँ कि हम लोग शीघ्र ही एक बृहद तरीके से सोच रहे हैं कि प्रेस मीडिया कोषांग का गठन किया जाए, जिससे आप लोगों को और भी सूचनाएं का समय मिलती है। जो आपने जानकारी कहने जा रहा था कि आपकी जानकारी मिली है कि वहाँ पे एक घटना इस तरह की घटित हुई है कि जो अपराधी थे, उन अपराधी के घर में जब छापामारी की गई तो अवैध हथियार मिला गया और इसके कारण उसके घर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद की घटना के संबंध में अलग से काम दर्ज किया जाएगा और अलग से काम दर्ज करके उसमें अलग से अनुसंधान किया जाएगा। वो सारी बातें भी घटना में किस तरीके से किन कारणों से हुई है उसका भी उद्भेदन हो जाएगा। सर, 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि
पटना पुलिस नकेल क्यों नहीं कर रही और कसेगी तो कब तक? दूसरी सवाल है कि कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर एक रिसेप्शन रूम हर थाने में है, वहाँ पर एक फर्नीचर भी रहेगा। वो परियोजना अभी जल्द ही आपके सामने आएगी। वैसे भी आम जनता से थानाध्यक्ष को या पुलिस पदाधिकारियों से, हर लेवल के पुलिस पदाधिकारियों को समन्वय बनाकर रखने का और उनसे सहयोग लेने का और उनके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करते हुए, वेरीफाई करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश पहले ही दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। ये हमको पता नहीं, मैंने एक लड़का भागा था आपका। यूपीएससी टॉपर शुभम पहुंचे पटना, जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और आज वे पहुंचे अपने प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी, जहां उस स्कूल में, ये स्कूल है पूर्वी लोहानीपुर बुद्ध मूर्ति के पास पटना में, और इस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी। और आज जब वे यूपीएससी टॉपर हुए तो वे इस स्कूल में अपनी गुरुजन से मिलने आए, जहां उनका बच्चों ने भव्य स्वागत किया और उनसे बच्चों को भी प्रेरणा मिली कि पढ़कर ही इंसान अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। उनसे मिलने के बाद बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। The superhuman of Bihar. इस विषय पर मुख्यमंत्री को क्या कहना? बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी से मिलके, वो भी काफ़ी खुश थे और हमारा लगभग 15 से 20 मिनट का हुआ और काफ़ी बिहार में शिक्षा के स्तर सुधारने की जरूरत है, आपको लगता है? एजुकेशन होना चाहिए, कुछ कमी है? तो पूरे इंडिया लेवल पे एजुकेशन सुधारने की जरूरत है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है और शिक्षा जो है वो इम्प्रूव हो भी रहा है और उसकी तरफ हमें और काम करने की ज़रूरत है। मैं आया था तो 6-7 साल का था और जब पापा छोड़ के चाचा छोड़ के जाते थे तो मैं रोता रहता। सर मुझे बहुत अच्छे से माने, सर जो है अपने जो एम है उस पर मैं चलता रहा और फिर अभी उसके स्कूल के बच्चे ने आपका काफ़ी स्वागत किया, आपने अपने गुरुओं के पैर में छुए, क्या कुछ कहेंगे बच्चों को, क्या कुछ टिप्स देंगे? बहुत अच्छा लगा। जब भी आप वापस बन के स्कूल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एंड बच्चे से ये मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास आप अच्छे से पढ़ें, अभी बहुत कम उम्र है, आप खेलें भी अच्छे से, पढ़ाई भी करें, जो आप जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उससे आप दूरी रखें। शुभम जी, सबसे बड़ी बात है आपकी क्लास में यहाँ 2003 में एडमिशन लिए थे, यहाँ यहीं के हॉस्टल में रहते थे, कितना मतलब गार्जियन नहीं रहते थे, कितना जो शिक्षक हैं, डायरेक्टर है, उनका सपोर्ट मिलता था उस समय का? कोई एक ऐसा लम्हा जो आपको काफ़ी याद आया हो, जो डॉक्टर की बात, जो यहाँ डायरेक्टर की बातें हो, जो आपके दिमाग में बैठी और इस मुकाम पे आज आप पहुँचे? बहुत बड़ा योगदान था। मैं जब क्लास 2 में आया था यहाँ पे तो मैं स्टार्टिंग उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, बट मेरे गांव से मेरे 2 भैया थे, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर क्लास 2 में मेरी क्लास टीचर थी ईरा मैम, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी माना। फिर यहाँ पे पढ़ाई पकड़ा तो हर टीचर जो थे काफ़ी सपोर्ट किए। उस समय 6-7 साल का मैं था तो हॉस्टल में पांडे सर थे, वो काफ़ी अच्छे से देख रेख किए, वो मेरे पेरेंट्स की तरह मुझे देखते थे